हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 24 झारखंड का पार्ट 6 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 5 हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट 6, जिसमें खरवार जनजाति के बारे में जानना है। ठीक है, खरवार जनजाति। तो चलिए देखते हैं खरवार जनजाति को। यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये खरवार जो है वो 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। ठीक है, 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा? खरवार। खरवार जनजाति 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, खरवार जनजाति जो है वो 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। ठीक है, पलामू में कहाँ? गढ़वा जिला में सर्वाधिक। ठीक है, खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो पलामू प्रमंडल में। खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण, खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण है पलामू प्रमंडल में। ठीक है, खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण है पलामू प्रमंडल में। खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। पलामू में कहा? तो गढ़वा जिला में सबसे ज्यादा। खेरीझार, खेरीझार से आने के कारण इन्हें खेरवार कहा गया। कहाँ से आने के कारण? खेरीझार से आने के कारण। ठीक है, खेरीझार से आने के कारण इनको खरवार कहा गया। ठीक है, खरवार या फिर खेरवार। तो खेरीझार से आने के कारण इन्हें खरवार कहा गया। यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में कहा? गढ़वा जिला में सर्वाधिक है। खेरीझार से आने के कारण इन्हें खेरवार कहा गया। पलामू एवं लातेहार जिला, पलामू एवं लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। पलामू और लातेहार जिला में इस जनजाति को क्या बोलते हैं? 18 हजारी। ठीक है, 18 हजारी भी कहा जाता है पलामू और लातेहार जिला में। पलामू और लातेहार जिला में खरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? 18 हजारी। ठीक है, खरवार जनजाति को पलामू और लातेहार जिला में 18 हजारी कहा जाता है। खरवार जनजाति को पलामू और लातेहार जिला में, पलामू जिला और लातेहार जिला में 18 हजारी कहा जाता है तथा ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं। कौन? खरवार जनजाति के लोग खुद को, खरवार जनजाति को लोग खुद को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं। ठीक है, तो पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को क्या कहा जाता है? 18 हजारी कहा जाता है तथा ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं। यह एक बहादुर मार्शल, ठीक है, जनजाति है। मार्शल लड़ाकू। ठीक है, ये एक बहादुर मार्शल जनजाति है, ये एक लड़ाकू जनजाति है। ठीक है, खरवार जो है वो एक लड़ाकू जनजाति है, पहले भी बता चुके थे। तो पलामू एवं लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है तथा ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं। यह एक बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजाति है। ठीक है, ये बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजाति है खरवार जनजाति। ठीक है, सत्य बोलने के अपने गुण के कारण, ठीक है, सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इस जनजाति की विशेष पहचान। ठीक है, मतलब इस जनजाति का विशेष पहचान सत्य बोलना है। ठीक है, ये लोग सत्य बोलते हैं, इस जनजाति की यही उनकी विशेषता है। ठीक है, तो सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इस जनजाति की विशेष पहचान है। ठीक है, यह जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन जनजाति सत्य बोलने के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है? तो खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध है और सत्य के लिए वो लोग किसी भी चीज का बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब सत्य बोलने के लिए ये लोग किसी भी चीज का बलिदान दे सकते हैं, खरवार जनजाति के लोग। खरवार जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से है। ठीक है, खरवार जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से है खरवार जनजाति का संबंध। ठीक है, खरवार जनजाति का संबंध जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से है। खरवार जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से है। इस जनजाति की भाषा खेरवार है। इस जनजाति की भाषा खेरवार है, खेरवारी है। ठीक है, खेरवारी है। जैसे भी क्या कहें कि यहाँ पे
क्या देखे थे कि खेरी झार से आने के कारण इन्हें खेरवार या खरवार कहा गया। कहाँ से आने के कारण? खेरी झार से, ठीक है, खेरी झार से आने के कारण। और खरवार जनजाति का संबंध प्रोटोस्टेट प्रजाति समूह से है। इस जनजाति की भाषा क्या है? खेरवारी है, ठीक है। खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। ऑस्ट्रो एशियाटिक मतलब मुंडारी भाषा परिवार से, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, मुंडारी भाषा परिवार से है, पूछा हुआ है, ठीक है। तो खेरवारी जो है वो खरवार जनजाति की भाषा है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। मुंडारी कहे तो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। 2022 में हुए एक संविधान संशोधन के द्वारा खरवार जनजाति की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खेरी समुदाय को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसे देखिए, 2022 में हुए एक संविधान संशोधन के कारण, कब? 2022 में हुए संविधान संशोधन के द्वारा खरवार जनजाति की सूची में कौन कौन से समुदाय आते हैं? तो भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया और खेरी समुदाय को भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये सब समुदाय आए हैं, इनको शामिल किया गया है 2022 में हुए एक संविधान संशोधन के द्वारा। खरवार जनजाति की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, ठीक है, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया और खेरी, ठीक है, ये खेरी, ये सब समुदाय को शामिल किया गया है। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। किसके अनुसार? संडर के अनुसार, ठीक है। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। कितने? 6 प्रमुख उपजाति हैं। संडर के अनुसार खरवार के 6 प्रमुख उपजाति हैं, ठीक है। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। डाल्टन के अनुसार खरवार के 4 प्रमुख उपजाति है, ठीक है। किसके अनुसार? तो डाल्टन के अनुसार। तो संडर के अनुसार कितने उपजाति हैं खरवार का? 6। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं और डाल्टन के अनुसार खरवार की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। डाल्टन के अनुसार खरवार का 4 प्रमुख उपजाति है। खरवारों में सामाजिक स्तर पर मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है? भू संपदा, ठीक है। तो खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है? भू संपदा, ठीक है। खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। आगे देखते हैं। खरवारों में घुमकुरिया माने युवागिरी, पूछा हुआ है चीज। तो खरवारों में घुमकुरिया जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। खरवारों में घुमकुरिया जैसी कोई संस्था नहीं पाया जाता है, ठीक है। घुमकुरिया मतलब युवागिरी। तो खरवारों में घुमकुरिया जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। खरवारों में घुमकुरिया जैसी संस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। खरवारों में घुमकुरिया मतलब युवागिरी जैसा कोई भी संस्था नहीं पाया जाता है। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक है। खरवार का परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है, ठीक है। खरवार जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक है। इस जनजाति में संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाता है, ठीक है। तो खरवार जनजाति में क्या है कि संपत्ति का जो मतलब बंटवारा है वो सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाता है, ठीक है। तो खरवार जनजाति में संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में बराबर बांटा जाता है, ठीक है। पितृसत्तात्मक है। घुमकुरिया जैसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है
और इस जनजाति में संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाता है। इसमें बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो किसमें? खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। इसमें विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? सगाई। ठीक है, खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। ठीक है, इसमें विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? सगाई। विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था खरवारों में, और इसमें विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, खरवार में बहुविवाह का प्रथा प्रचलित है। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में डोला तथा चढ़ावा नामक विवाह की परंपरा है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं। तो खरवार जनजाति में डोला और चढ़ावा नाम का विवाह का परंपरा है। ठीक है, तो खरवार जनजाति में डोला विवाह और चढ़ावा विवाह का परंपरा है। ठीक है, खरवार जनजाति में डोला और चढ़ावा नामक विवाह की परंपरा है। खरवार जनजाति में डोला और चढ़ावा नामक के विवाह का परंपरा है। ठीक है, खरवार जनजाति में डोला और चढ़ावा नामक विवाह का परंपरा है। कौन कौन से नाम की विवाह का परंपरा है? तो डोला विवाह और चढ़ावा विवाह। कन्या पक्ष के गरीब होने पर डोला विवाह होता है, जिसमें विवाहिक रस्म वर के घर संपन्न होता है। ठीक है, तो इस जनजाति में क्या है कि डोला तथा चढ़ावा नाम की विवाह का परंपरा है। कन्या पक्ष के गरीब होने के पर, कन्या पक्ष अगर गरीब हो तो डोला विवाह होता है, जिसमें क्या होता है कि जो जितना भी वैवाहिक रस्म होता है वो वर के घर आकर संपन्न किया जाता है डोला विवाह। ठीक है, ये अभी भी होता है। तो इस जनजाति में, खरवार जनजाति में डोला तथा चढ़ावा नाम के विवाह का क्या है? परंपरा है। कन्या पक्ष के करीब होने पर डोला विवाह होता है, जिसमें वैवाहिक रस्म वर के घर संपन्न होती है। चढ़ावा विवाह में क्या है? वैवाहिक रस्म कन्या के घर संपन्न होता है। ठीक है, और चढ़ावा विवाह में क्या है कि जो वैवाहिक रस्म जो होता है वो कन्या के घर पर संपन्न किया जाता है। डोला विवाह वैवाहिक रस्म कहाँ होता है? तो वर के घर पर। और चढ़ावा विवाह कन्या का मतलब चढ़ावा विवाह में वैवाहिक रस्म कन्या के घर पर होता है। ठीक है, कन्या के घर पर चढ़ावा विवाह। इस जनजाति में निसंतान स्त्री की बहन का विवाह जीजा के साथ कराया जाता है, जिसे रिजनिया कहा जाता है। ठीक है, तो खरवार जनजाति में जो स्त्री बिना संतान की रहती है तो उसकी बहन का विवाह जो है उसके जीजा के साथ यानी उसके पति के साथ करा दिया जाता है, जिसको रिजनिया कहा जाता है। रिजनिया। ठीक है, तो खरवार जनजाति में निसंतान स्त्री की बहन का विवाह जीजा के साथ कराया जाता है, जिसे रिजनिया कहा जाता है। इस जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा, ठीक है, सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के खाना को कलेबा तथा रात के खाना को बियारी कहा जाता है। तो खरवार जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा कहा जाता है। खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? लुकमा। खरवार जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा कहा जाता है। सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलेबा और रात का खाना बियारी। ठीक है, रात का खाना बियारी। तो खरवार जनजाति में सुबह का खाना को लुकमा कहते हैं। खरवार जनजाति में सुबह का खाना को लुकमा कहते हैं, दोपहर का खाना को कलेबा। सुबह का खाना लुकमा, सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलेबा, दोपहर का खाना कलेबा
दोपहर का खाना कलेवा और रात का खाना को बियारी कहा जाता है। रात के खाना को बियारी कहा जाता है। खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। ठीक है, खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि है। प्रमुख पेशा कृषि। खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। इनका परंपरागत पेशा खेरा वृक्ष से कत्था बनाना है। इनका जो परंपरागत पेशा जो है वो खेरा वृक्ष से कत्था बनाना था। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा जो था वो खेरा वृक्ष से कत्था बनाना था। इनका प्रमुख पेशा वैसे क्या है? अभी कृषि है, लेकिन इनका परंपरागत पेशा जो था वो खेरा वृक्ष होता है उससे कत्था बनाना। ठीक है, तो इनका परंपरागत पेशा खेरा वृक्ष से कत्था बनाना था। गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे। गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे तथा ये बांस से टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। गरीब खरवार जो होते थे वो खेतिहर मजदूर थे। ठीक है, और ये जो है बांस से टोकरी बनाने का काम करते थे और अन्य सामान बनाते थे। ठीक है, तो गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे। गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे तथा ये बांस से टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे। गरीब खरवार जो है वो खेतिहर मजदूर थे तथा ये बांस से टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। बांस से टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे तथा ये बांस से टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। इस जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसे पोजा कहा जाता था। इस जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग इस जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसे पोजा कहा जाता था। तो खरवार जनजाति में एक बोझा धान का जो तीसरा भाग होता है वो बैगा के द्वारा काटा जाता था। खरवार जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसको पोजा कहा जाता था। पोजा, ठीक है, जिसको पोजा कहा जाता था। इस जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसे पोजा कहा जाता था। खरवारों के सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। खरवार का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। ठीक है, खरवारों के सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। आगे देखते हैं। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। तो खरवार जनजाति में किसकी सहायता से बलि चढ़ाया जाता है? तो खरवार जनजाति में पाहन या फिर बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। खरवार जनजाति में किसके सहायता से बलि चढ़ाया जाता है? तो पाहन और बैगा, पाहन या बैगा की सहायता से। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। घोर संकट या बीमारी के समय यह जनजाति ओझा या मती की सहायता लेती है। बहुत ज्यादा संकट और बीमारी जब आता है तो उस समय जो खरवार जनजाति है वो किसका सहायता लेता है? तो ओझा मती का। ठीक है, ओझा या मती का सहायता लेती है। तो खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाया जाता है। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा की सहायता से खरवार जनजाति में पाहन या फिर बैगा की सहायता से बलि चढ़ाया जाता है। घोर संकट या बीमारी आ जाने पर ये जनजाति जो है वो ओझा मती का सहायता लेती है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को माटी कहा जाता है। तो खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाली जनजाति होती है उसको माटी कहा जाता है। ठीक है, खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को माटी कहा जाता है। खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को माटी कहा जाता है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को और खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को माटी कहा जाता है। ठीक है, खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को माटी कहा जाता है। इसमें क्या था कि घोर संकट या बीमारी आ जाने पर ओझा या मती की सहायता ली जाती है और बलि किसकी सहायता से ली जाती है? पाहन और बैगा की सहायता से। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले जनजाति को माटी कहा जाता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है।
खरवार जनजाति में गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। खरवार जनजाति में जो है वो गांव के मुखिया को मांझी कहता है। खरवार जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। ठीक है, तो खरवार जनजाति में गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। खरवार जनजाति में गांव का जो मुखिया है वो मांझी कहा जाता है। खरवार जनजाति में गांव के मुखिया मांझी कहा जाता है। इस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी, पचौरा तथा सतोरा कहा जाता है। चट्टी, पचौरा, सतोरा, ठीक है, 4 गांव मतलब दिखाए थे, बताए थे आपको। इस चट्टी मैंने 4, 5 और 7, ठीक है। तो इस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? चट्टी, पचौरा और सतोरा। किस जनजाति में? खरवार जनजाति में। तो खरवार जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। ठीक है, खरवार जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। और खरवार जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी, पचौरा, सतोरा कहा जाता है। बैगा को बैगई भूमि देने का प्रचलन है। बैगा जो होते हैं उनको बैगई भूमि देने का प्रचलन है खरवार जनजाति में। खरवार जनजाति में बैगा को बैगई भूमि देने का प्रचलन है। ठीक है, खरवार जनजाति में बैगा को बैगई भूमि देने का प्रचलन है। खरवार जनजाति में बैगा को बैगई भूमि देने का प्रचलन है। तो खरवार जनजाति हमारा समाप्त होता है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खड़िया जनजाति। ठीक है, खरवार देख लिए अभी हम लोग, अब खड़िया जनजाति के बारे में देखते हैं। तो खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ, आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। इसे तो खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। आदिम संस्कृति का स्तंभ, आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। क्या है? खड़खड़िया, खड़खड़िया, सॉरी, खड़खड़िया बोल रहे थे, खड़खड़िया। फिर से देखिए, इसको खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। खड़िया को आदिम, ठीक है, खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है। खड़गडिया, खड़कडिया मतलब पालकी। ठीक है, खड़कडिया मतलब पालकी पूछा हुआ। ठीक है, खड़कडिया माने पालकी होता है। खड़कडिया मतलब पालकी, खड़कडिया माने पालकी, खड़कडिया मतलब पालकी, खड़कडिया पालकी। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए कि खड़कडिया किसको बोला जाता है? यहाँ पे पालकी को। खड़िया जनजाति में खड़कडिया पालकी को। तो खड़कडिया ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। खड़कडिया माने पालकी, तो पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। ठीक है, तो खड़िया जनजाति का नाम खड़िया कैसे पड़ा? तो खड़कडिया मतलब पालकी होता था, तो पालकी ढोने के कारण, खड़कडिया ढोने के कारण खड़िया जनजाति का जो नाम है वो खड़िया पड़ा। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से संबंधित है ये जनजाति। ठीक है, ये खड़िया जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समूह से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समूह से, लगभग हर जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समूह से संबंधित है। ठीक है, और इस जनजाति की भाषा का नाम खड़िया है, जो मुंडारी समूह की भाषा है। ठीक है, खड़िया जो है वो एक मुंडारी समूह की भाषा है। खड़िया मुंडारी समूह की भाषा है। खड़िया मुंडारी समूह की भाषा है। खड़िया नाम कैसे पड़ा? तो खड़कडिया ढोने के कारण, खड़कडिया मतलब पालकी, पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। ठीक है, खड़िया जो है वो मुंडारी समूह की ही भाषा है। खड़िया मुंडारी समूह का ही एक भाषा है। ठीक है, यह जनजाति रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा। खड़िया जनजाति जो था वो रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा। खड़िया जनजाति रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसी। ठीक है, कहाँ से आकर? तो रोहतासगढ़ के क्षेत्र से आकर ये झारखंड में आकर बसी। खड़िया जनजाति जो था वो रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा। तो खड़िया जनजाति रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा। ठीक है, खड़िया जनजाति जो है वो रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा। ठीक है, खड़िया जनजाति रोहतासगढ़ से आकर, खड़िया जनजाति जो है वो रोहतासगढ़ से आकर, कहाँ से आकर? तो रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा।
खड़िया जनजाति रोहतासगढ़ से आकर झारखंड क्षेत्र में बसा। यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। खड़िया जनजाति जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ठीक है, तो खड़िया जनजाति रोहतासगढ़ क्षेत्र से आकर झारखंड में बसा। ये जनजाति के 3 वर्ग में, ये जनजाति जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है। खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़ी, ढेलकी, दूध। ठीक है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। ठीक है, तो खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। खड़िया जनजाति जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। पहाड़ी, ढेलकी, दूध। पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। खड़िया का प्रकार, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। ठीक है, इसका संकेंद्रण देखिए कहाँ पर है, तो पहाड़ी खड़िया कोलेबिरा में, ढेलकी रांची हजारीबाग में और दूध गुमला में, गुमला के सिसई में। तो पहाड़ी खड़िया का संकेंद्रण कहाँ है, तो कोलेबिरा। पहाड़ी खड़िया कोलेबिरा, पहाड़ी खड़िया का संकेंद्रण कोलेबिरा। पहाड़ी खड़िया कोलेबिरा, पहाड़ी खड़िया का संकेंद्रण कोलेबिरा, पहाड़ी खड़िया का संकेंद्रण कोलेबिरा, कोलेबिरा। ठीक है, ढेलकी खड़िया रांची हजारीबाग, ढेलकी खड़िया रांची व हजारीबाग, ढेलकी खड़िया रांची हजारीबाग। ढेलकी खड़िया कहाँ, तो रांची हजारीबाग। ढेलकी खड़िया का संकेंद्रण रांची हजारीबाग, ढेलकी खड़िया रांची हजारीबाग और दूध खड़िया का गुमला में। ठीक है, दूध खड़िया गुमला में, गुमला में सिसई में। दूध खड़िया गुमला, दूध खड़िया का संकेंद्रण गुमला, गुमला के सिसई में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। तो उड़ीसा में जो पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया कहाँ पर, संकेंद्रण इसका कोलेबिरा में। ठीक है, पहाड़ी खड़िया का संकेंद्रण कोलेबिरा, ढेलकी खड़िया का रांची हजारीबाग और दूध खड़िया का गुमला। तो उड़ीसा राज्य में पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। उड़ीसा राज्य में पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। ठीक है, उड़ीसा में जो पहाड़ी खड़िया है उसको आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। उड़ीसा राज्य में पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। उड़ीसा राज्य में पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। ठीक है, इस जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है, गिनिंग तह। तो खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, गिनिंग तह, वधु मूल्य गिनिंग तह। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है, गिनिंग तह। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। इसमें बहुविवाह प्रचलित है। ठीक है, खड़िया जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। खड़िया जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप क्या है, ओलोलदाय है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप ओलोलदाय, सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है ओलोलदाय है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। ओलोलदाय को असल विवाह, मतलब खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय। ठीक है, ओलोलदाय, इसको असल विवाह भी कहा जाता है। ओलोलदाय को असल विवाह भी कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप जो है वो ओलोलदाय है, ओलोलदाय। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को ओलोलदाय कहा जाता है और ओलोलदाय को असल विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। ओलोलदाय को असल विवाह भी कहा जाता है। इस जनजाति में युवा गृह को गितियो कहा जाता है। युवा गृह को गितियो कहा जाता है। खड़िया जनजाति, तो इस खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है, ओलोलदाय है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। इस जनजाति में युवा गृह को गितियो कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है, गितियो। ठीक है, गितियो।
खड़िया जनजाति में युवा गृह को गितिओ कहा जाता है। गितिओ कहा जाता है। इस जनजाति में बच्चे की उम्र 5 से 6 वर्ष होने पर उसके कान छेदने का संस्कार किया जाता है, जिसे लातुर तोयतकी कहा जाता है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति में जब बच्चे का उम्र 5 से 6 साल हो जाता है तो उसमें कान छेदने का संस्कार किया जाता है। ठीक है, कान जो छेद जाता है उसका संस्कार किया जाता है, कान छेदने का संस्कार किया जाता है, उसको लातुर तोयतकी कहा जाता है। लातुर तोयतकी किसी को कहा जाता है। जब खड़िया जनजाति में 5 से 6 वर्ष के बच्चों का कान छेदने का संस्कार किया जाता है तो उसी को लातुर तोयतकी कहा जाता है। लातुर तोयतकी कहा जाता है। लातुर तोयतकी। ठीक है, लातुर तोयतकी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब कल मिलेंगे, खड़िया जनजाति को कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर जाके आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद।